हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी का है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। देखो, मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, देखो, प्रिमिटिव एज का मतलब होता है पहले का समय। ठीक है, पहले के समय में। मॉडर्न एज का मतलब होता है कि आज के समय। आप सभी को पता है कि पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, खाना खाने के लिए उन्हें हंटिंग करनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था, तब जाके वो उन्हें खाना मिलता था। लेकिन आज के समय आप सभी को पता है, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने एग्रीकल्चर में खुद ही सामान या फूड को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकली भी, मतलब हम हाथों से भी कर सकते हैं, या फिर हाइजीनिकली मतलब इंडस्ट्रीज की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी को ये भी पता है कि पहले के समय में लोग ट्रैवल ज़्यादा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको डर रहता था कि वो ट्रैवल ज़्यादा दूर तक कर भी पाएंगे कि नहीं। ठीक है, लेकिन आज की मैं मॉडर्न एज की बात करूँ, आज के समय अगर कोई भी अगर ट्रैवल करना चाहे तो वो पूरा अर्थ भी घूम सकता है। ठीक है, क्योंकि आज क्या बन गए, सारे रोड्स बन गए। ठीक है, सारी आपके पास बहुत सारी व्हीकल्स है, आप चाहे ट्रेन से जाइए, प्लेन से जाइए, शिप से जाइए, कार से जाइए। ठीक है, तो आपको आज के समय बहुत सारी फैसिलिटी मिल चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले समय की और आज के समय में, तो आप देखोगे कि पहले के समय से लेकर अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। तभी हम पहले फूड जैसे हंट करते थे, अब हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही ग्रो करके खा लेते हैं। अब पहले जैसे हमें ट्रैवल करने की कोई कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी है कि हम कहीं भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बताता है कि पहले से पहले प्रिमिटिव एज से लेकर अभी तक हमारे अर्थ में क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, हुआ। लेकिन इसी के साथ आप सब एक चीज याद रखिएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ गया। ठीक है, पॉल्यूशन भी बढ़ गया। सॉरी, मैंने पॉपुलेशन कह दिया, पॉल्यूशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब कैसे पॉल्यूशन बढ़ गया? देखो, आप जब फूड ग्रो करते हैं तो आज के समय जो फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फूड को जल्दी ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो वो क्या है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो उसके थ्रू प्लांट ग्रो करता है, तो आप कहीं ना कहीं उसे खाते भी हैं। सेकेंड चीज आपको ये भी याद रखनी है कि कहीं ना कहीं वो जो केमिकल है वो क्या आ जाता है, लैंड के सॉइल में जाके मिल जाता है, मिट्टी में जाके मिल जाता है, जो कि उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे आप देखोगे अभी आजकल इतनी सारी रोड वोड बन रहे हैं। ठीक है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। ठीक है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आज आपके पास कार है, कार के कारण स्मोक आ रहा है, स्मोक के कारण एयर पॉल्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है पहले के समय से आज तक, वहां पे हमेशा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बढ़ा है। ठीक है, जिसके कारण बच्चों एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ। ठीक है, उसके कारण एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली आपको यही बताएगा कि कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है, हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट उसके ऊपर एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, हर वो सारी चीज एनवायरनमेंट से लेकर हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि एनवायरनमेंट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एनवायरनमेंट बच्चों एबायोटिक और बायोटिक का मिक्सचर है। अगर आप एबायोटिक और बायोटिक को जोड़ देंगे तो वो एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि एबायोटिक को भी हम फिजिकल या फिर नॉन लिविंग भी कहते हैं। ठीक है, और बायोटिक को हम लिविंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एबायोटिक और बायोटिक को जब आप मिला देंगे तो एनवायरनमेंट कहलाएगा। अब मुद्दा ये है कि एबायोटिक और बायोटिक है क्या। देखो, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो जिनके पास जान नहीं है। ठीक है, जिनके पास लाइफ नहीं है, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, माउंटेन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। इन सभी के पास क्या है, इनके पास जान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए, कुछ समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। अब बायोटिक मतलब होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके पास जान होती है। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास क्या होता है, जान होता है,
और हम ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं, आपको बता दूं, हम एनिमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन एबायोटिक और बायोटिक को ऐड कर देंगे तो अपने आप एनवायरमेंट बन जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि कहीं ना कहीं एबायोटिक और बायोटिक को आपस में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब कैसे, देखो, हम इंसान या एनिमल्स को किसकी जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट के थ्रू खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं या फिर कोई और एनिमल्स के थ्रू डिपेंड होते हैं। ठीक है, उससे हम अपनी भूख मिटा लेते हैं। अब आप देखना कि प्लांट्स को कौन, मतलब प्लांट्स कैसे उगते हैं, प्लांट्स कहीं ना कहीं वाटर के थ्रू उगते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लैंड चाहिए होता है उगने के लिए, कहीं ना कहीं उनको क्लाइमेट चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है, तब जाके एक प्लांट भी उगता है। तो मतलब ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे रिलेशन बता दूं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप अभी यही देख लो। तो हर चीज आप देखोगे, एनवायरमेंट की हर चीज आपस से एक दूसरे की हेल्प हमेशा होती रहती है। ठीक है, और प्लांट कैसे उगेगा, जब तक इंसान उसे अपने हाथों से ना उगाए। ठीक है, जनरली भी हो जाएगा, लेकिन आज के समय में इंसानों की हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसे राइस वाइस ये सब का चीज है। ठीक है, जैसे और सन हो गया, तो हम इंसानों को, यहाँ पे सन मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इंसानों को भी सन की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं वाटर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, जब एबायोटिक और बायोटिक आपस में जुड़ जाएंगे तो हम इसे पूरा एनवायरमेंट करेंगे। तो एनवायरमेंट के अंदर बच्चों ये सारी चीजें आती है। तो एनवायरमेंट आप देखोगे तो आपके पूरी सराउंडिंग जो है वो पूरी आपके लिए एक एनवायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग में ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा कि एनवायरमेंट के एलिमेंट्स बताइए, तो कुछ नहीं बच्चों, मैंने अभी बताया एबायोटिक और बायोटिक क्या है, एनवायरमेंट के एलिमेंट्स है। ठीक है, एबायोटिक को फिजिकल भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, बायोटिक को लिविंग भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन एनवायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, तो आप इजिली बता देना एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, अब मेन मुद्दा है कि हम इसकी मीनिंग के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, एनवायरमेंट की मीनिंग, एनवायरमेंट इंक्लूड्स एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक एलिमेंट्स। अभी आपने जान लिया कि एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है। ठीक है, विच मेक up our surroundings and impact our existence and quality of our life। सही बात है, अभी आपने जाना कि एबायोटिक और बायोटिक क्या, और इसके साथ ही मैंने अभी बताया कि आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे तो सारी चीजें एबायोटिक और बायोटिक से घिरी हुई है। आप अपने बगल में देखो तो सारे आपको अलग ह्यूमंस मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, सनलाइट मिलेगी, आपको वाटर दिखेगा, तो वो क्या है, पूरा एनवायरमेंट। तो आप मतलब पूरी आप क्या हो, एनवायरमेंट से घिरे हुए हो। ठीक है, एंड इम्पैक्ट आर एग्जिस्टेंस, और एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं हमारी एग्जिस्टेंस में भी फर्क पड़ता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी फर्क पड़ता है। अगर हमें आज पानी वानी नहीं मिलेगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक जनरल मीनिंग है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। ठीक है, तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक एलिमेंट्स विच मेक्स अप आवर सराउंडिंग्स एंड इम्पैक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। अब कभी कभी क्या होता है, एक हमारे पास है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने एक अपना एक क्या कह सकते हैं, अपना एनवायरमेंट के लिए एक मीनिंग दिया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप which exist among and between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganism and property। कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको एग्जाम से पूछेगा कि वो डेफिनेशन बताइए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने बनाया है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये वाला मीनिंग याद कर सकते हो, जो कि बहुत इजी और सिंपल है। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपने आज समझ लिया होगा कि एक्चुअली में हमें इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो किया, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमें सारी चर्चा करनी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी बातों पर। तो ठीक है, अगली लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी बच्चों मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और आप सभी से 3 बातें मुझे कहनी है। पहली, आप बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। सेकंड बात, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में फ्री मिलेगी, आपको सारी और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और थर्ड चीज, आपको नोट्स चाहिए तो वो भी वेबसाइट में अवेलेबल है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग
एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम इम्पोर्टेंस को सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट हमें क्या क्या फ़ायदे देता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, वो आज हम लोग चर्चा करते हैं। आपने पहले वाली लेक्चर ज़रूर देख ली होगी। ठीक है, मैं होप करता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, देखो बच्चों, रिसोर्सेज ना हमेशा याद रखना दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो वापस जनरेट हो जाते हैं, जैसे वुड, एनिमल एक्सेट्रा। अगर आपने पेड़ काट लिया तो आप क्या कर सकते हो, पेड़ को वापस लगा के ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या रिन्यूएबल है, क्योंकि वो वापस से जनरेट हो सकता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो वापस से जनरेट नहीं हो पाते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें एक बार खत्म हो गई तो ये कभी जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, होती भी है तो इनको बहुत हजारों हजारों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं जनरेट होने के लिए। ठीक है, तो बच्चों एक तरीके से रिसोर्सेज क्या हमारे लिए एक नेचर का गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है। ठीक है, तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो आप देखना जो भी टाइप के रिसोर्सेज हो, कहीं ना कहीं ये सारे रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए वुड हेल्प करता है। ठीक है, कार को चलाने बनाने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मशीन चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के कारण हमारा प्रोडक्शन होता है, जो कि एनवायरनमेंट ने हमें ऑफर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है ये एनवायरनमेंट का। सेकेंड पॉइंट है एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। देखो, हमें जो एनवायरनमेंट ना बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देता है, जैसे सन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। अगर इस ये होगा नहीं, अगर ये एब्सेंट होगा अपनी हमारी जिंदगी में, तो हम कभी जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट क्या करता है, लाइफ को हमारी सस्टेन करके रखता है, क्योंकि ये हमें बहुत एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करके देता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करके देता है, जो हमें बहुत नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए। नहीं होगा वो सारी चीज़ें तो हम उसी समय खत्म हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। देखो, हम जो भी बच्चों प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है, हम बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। आप इंडस्ट्री में देखना, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, वहां से वेस्ट भी आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हम क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, इन सभी वेस्ट का वो एब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर, क्या कर लेता है, उस चीज को दफना देता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या करता है, सारे वेस्ट को अपने अंदर दफना देता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। जैसे हम क्या करते हैं, ह्यूमंस जब उनकी डेड बॉडी हो जाती है तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, एक तरीके से वहाँ पे लैंड के अंदर डाल देते हैं। वैसे ही सारे जो वेस्ट है आप देखना, कहीं ना कहीं हम वो सारे वेस्ट को भी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर दफना देते हैं, या फिर एनवायरनमेंट को छोड़ देते हैं, वो अपने आप उसे क्या कर लेता है, कंपोज कर लेता है। ठीक है, तो ये है सबसे थर्ड पॉइंट, एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट के कारण बच्चों हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, जैसे हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ है, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, एसेट्रा। तो ये सब क्या है कर बच्चों, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या करती है, एक तरीके से हेल्प करती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। ये क्या करती है, एडिशन करती है। ठीक है, जिसका हम सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हम लोग ने अभी जो 4 पॉइंट डिस्कस किया एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारे लिए रिसोर्सेज देता है, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके कारण हम, एनवायरनमेंट के कारण हमारी क्या लाइफ चलती है। एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा, सन, वाटर, एयर नहीं होगा, तो हम जी नहीं पाएंगे। थर्ड चीज़, हम एनवायरनमेंट क्या करता है, जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं वो एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेता है। और एनवायरनमेंट क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमारी इनहेंस करता है। ठीक है बच्चों, तो अगली लेक्चर्स में हम लोग एनवायरनमेंट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ आपको 3 बातें याद रखनी है। मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसकी बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बुक रीडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्चुअली में आपको लिखने की आदत बन जाएगी। ठीक है, मैंने सारी चीज़ तो बता दी, लेकिन आपको बुक रीडिंग भी मस्ट है करना। सेकेंड चीज़, आपको सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थर्ड चीज़, आपको जो भी नोट्स चाहिए सारे चैप्टर्स के, वो वेबसाइट में अवेलेबल है, और वेबसाइट की लिंक भी
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी businessvidya.co.in में। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम में बच्चों दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज के बारे में। देखो, सबसे पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, देखो पॉल्यूशन क्या होता है। इंजेक्शन का मतलब है कुछ भी चीज को डालना। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस का मतलब है गंदी चीजों को एनवायरमेंट में डालना, मतलब डालना गंदी चीजों को एनवायरमेंट में। मैं वापस पढ़ देता हूँ, डालना गंदी चीजों को एनवायरमेंट में, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप वाटर में अगर कुछ भी वेस्ट, कुछ भी कोई देखते हो ना, पेपर, कैन, ये सारी चीजें जब वाटर में डाल देता है तो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। वैसे ही अगर मैं एयर की बात करूं, देखो एयर में एक्चुअली में क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि एयर में आप अपनी कार चला रहे हो। ठीक है, कार से आपकी वो आएगा, स्मोक आएगा, तो स्मोक क्या हो जाएगा, एयर में जाके मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस एयर में ऑक्सीजन भी मिला होता है। ठीक है, और उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और उसी ऑक्सीजन में मान लो कि अगर गाड़ी का गंदा स्मोक भी ऐड होगा तो वो हमारी हेल्थ को भी क्या कर देगा, प्रॉब्लम दे देगा। तो इसे ही कहते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन मतलब जब गंदी चीजों, इंजेक्शन मतलब गंदी चीजों को, हार्मफुल सब्सटेंस मतलब इंजेक्शन मतलब डालना। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस मतलब गंदी चीजों को इनटू द एनवायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट में डालना। ठीक है, गंदी चीजों को मतलब डालना गंदी चीजों को एनवायरमेंट में, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने क्या कर दिया, स्मोक, कैन, ये सब चीज डाल दी वाटर में, तो क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, डाल दिया कैन वैन, जो कि वाटर को पॉल्यूट कर दिया। वैसे एयर के बारे में भी मैंने अभी आपको समझाया, वैसे नॉइस पॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में हमें क्या करना है, डीप में स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। देखो, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, मतलब आप जब गंदी चीजों को, मतलब जब आप डाल देते हो गंदी चीजों को एयर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है। अब मान लो कि इसी ऑक्सीजन में अगर आपकी कार का जो धुआं है वो जाके मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और इसी ऑक्सीजन को हम इनटेक करेंगे जो कि प्रॉब्लम देगा हमें। तो इसे कहते हैं बच्चों एयर पॉल्यूशन। अब हमें ये चीज जानना है कि कॉजेज क्या है, मतलब एयर पोल्यूशन होता क्यों है। तो मेन सबसे दो जो मेन कारण है वो है स्मोक इमिट बाय इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, ठीक है, वो क्या कर देता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है। सेकेंड चीज है जो आप गैसेस इमिटेड बाय व्हीकल्स, जो आपकी कार से जो आपकी कार से स्मोक निकलता है, ठीक है, इससे भी क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये क्या करता है, एयर में मिल जाता है, वही एयर को हम ऑक्सीजन के साथ भी मिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं, जिसके कारण ये जो हार्मफुल गैसेस है, स्मोक, इंडस्ट्री से निकला हुआ गाड़ी का गैस, ये भी हमारी बॉडी में चले जाता है, जो कि हार्म कर देता है हमारी बॉडियों को। ठीक है, तो बच्चों ये है दो मेन कॉजेस, मतलब कैसे एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो मेन दो कॉजेस मैंने आप सभी के साथ शेयर कर लिया। अब इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं। देखो, एयर पॉल्यूशन से क्या हो जाता है बच्चों, जो एयर की जो क्वालिटी है ना, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओजोन लेयर में क्या हो जाता है, होल हो जाता है, जिसके कारण जो सनलाइट की सारी जो रेज है वो हमारे पास डायरेक्ट आती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, कैंसर वैंसर की सारी बीमारी हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड है डिजीज भी बहुत सारी होती है, जैसे अस्थमा, हाइपरटेंशन, ये सारी क्या हो जाती है, कुछ डिजीज हमें फेस करनी पड़ती है एयर पॉल्यूशन के कारण, जो कि बहुत बेकार है, आपको मार भी सकती है। ठीक है, अब है अगला वाटर पॉल्यूशन। देखो, इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर, डालना गंदी चीजों को वाटर में, उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो मेन जो मैं आप सभी के साथ अभी 4 रीजन शेयर करूंगा जिसके कारण वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। सबसे पहला है बच्चों सीवेज, नली का पानी, जानते हो नली का पानी, देखो मैंने अच्छा डायग्राम बनाया कि नली के, जिसे आप सीवेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है बच्चों, सीवेज का जो भी गंदा पानी आता है ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिवर है, ये क्या है, रिवर,
कहीं ना कहीं ये हमारे रिवर में जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, सीवेज फ्लोस इनटू रिवर, मैंने यहाँ लिखा भी है। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्री से का जो वेस्ट होता है ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं रिवर में, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। थर्ड चीज है बच्चों, जो आप जो फार्मर्स, जो हमारे फार्मर्स है ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स वेमिकल्स का यूज करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो केमिकल साथ साथ वो क्या करते हैं, वाटर का भी यूज करते हैं, तभी तो प्लांट ग्रो होगा। वाटर तो सबसे एसेंशियल है, ठीक है, तो केमिकल के साथ क्या हो जाता है, वाटर भी वो डालते हैं। तो एक्चुअली में हो जाता है क्या है कि जो पानी जैसे चले जाता है क्रॉप्स में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो केमिकल है वो क्या हो जाता है, पानी से मिलके वो क्या हो जाता है, नीचे अंडरग्राउंड में चले जाता है, ठीक है। तो वही जैसे प्लांट से जैसे पानी डल जाता है, तो केमिकल भी क्या हो जाता है, पानी के साथ मिलके क्या हो जाता है, वो रूट के थ्रू अंडरग्राउंड में आ जाता है, और अंडरग्राउंड के थ्रू क्या हो जाता है, रिवर में या फिर लेक्स में क्या हो जाता है, वो चले जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, वापस से वो जो वाटर हो जाता है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ कहते हैं। जब एक फार्मर फर्टिलाइजर्स डालता है, जिसके कारण पानी के थ्रू वो क्या हो जाता है, नीचे चले जाता है अंडरग्राउंड में, और अंडरग्राउंड के बाद जाते ही वो क्या हो जाता है, रिवर में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। अब बच्चों फोर्थ कॉज है थर्मल प्लांट डिस्चार्ज ऐश विथ वाटर। हाँ, ये आप सभी को पता होगा कि थर्मल प्लांट के कारण क्या हो जाता है, जो भी ऐश है उसका वो क्या हो जाता है, वाटर के साथ मिल जाता है, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो मैंने आप सभी के साथ 4 रीजन शेयर किए क्यों वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्स में आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम नहीं बनाना है, बस एक्सप्लेन करना है कि सीवेज के फ्लो होने, मतलब सीवेज का जो पानी है वो रिवर में चले जा रहा है, जिसके कारण पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्री का वेस्ट हम डंप कर देते हैं रिवर में, जिसके कारण पॉल्यूट हो जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं प्लांट में, और उसके साथ पानी भी डालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो अंडरग्राउंड में सेटल होकर रिवर में मिक्स हो जाता है। थर्मल प्लांट का जो ऐश है वो क्या हो जाता है, पानी के साथ डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो ये तो मैंने आप सभी को अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके इफेक्ट जानते हैं। डिजीज लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस, तो बच्चों ये सारी चीज बीमारी क्या होती है, हमें हो जाती है। सोर्सेस ऑफ डेडली डिजीज, और कुछ कुछ डिजीज ऐसी हो जाती है वाटर पॉल्यूशन के कारण, जो हमें मार देती है, क्योंकि यही पानी हमें पीना रहता है। एक्चुअली में आज के समय में जो पानी का जो लेवल है ना, वो बहुत कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी को कहीं ना कहीं रिसाइकल करती है, तो वो पूरा 100% क्या हो जाता है, क्लीन तो नहीं होता, तो लेकिन हमें वही पानी को पीना भी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो डिजीज है वो हमें हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों वाटर पॉल्यूशन से लेकर। अब हम जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन के टॉपिक में। देखो, नॉइस पॉल्यूशन का अगर मैं सबसे आपको कॉजेज बताऊं, नॉइस पॉल्यूशन का मतलब बच्चों, अगर मैं नॉइस पॉल्यूशन का कॉज बताऊं, कारण बताऊं कि क्यों नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो देखो, आपके जो इंजन से जो आवाज आती है उसके कारण भी क्या होता है, नॉइस आती है, साउंड आता है, जिसके कारण क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है। इंडस्ट्रियल जो मशीन्स हैं उसके कारण भी क्या हो जाता है बच्चों, नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है। हाउस होल्ड अप्लायंसेज, ठीक है, जैसे आपके वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें कभी कभी आवाज आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज के कारण भी क्या हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन आप ये हमेशा याद रखना कि बच्चों कुछ 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 चीजें ऐसी है जो साउंड मतलब एनवायरनमेंट को खराब करती है, जैसे इंजन की वॉइस, मशीन, तो इसकी जो वॉइस होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी एनवायरनमेंट को हार्म करती है। जैसे बर्ड्स भी च्यू करती है, तो आप तो बोलेंगे सर बर्ड्स भी आवाज करती है तो वो भी हार्म करे, नहीं, वो हार्म नहीं करें, क्योंकि वो नेचर ने बनाई है। तो जो हम चीज एनवायरनमेंट करते हैं डिस्ट्रॉय, जैसे व्हीकल्स का इंजन के थ्रू ऐसे करके, और आप सभी देखते होंगे कि बहुत से लड़के लोग क्या करते हैं, कार में एकदम लाउड वॉइस मतलब इंक्रीज करके वो अपनी कार चलाते हैं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा चीजें करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जरूरत नहीं है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं नॉइस पॉल्यूशन के कारण हमारी एनवायरनमेंट हार्म हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या है, फैटिग्यू। अब बच्चों, फैटिग्यू का मतलब होता है स्ट्रेस, ठीक है, आलसपन। तो ये क्या कर देता है, हमारे माइंड और बॉडी को क्या कर देता है, आलसी बना देता है। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या हो जाता है बच्चों, एफिशिएंसी जो ह्यूमन की रहती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वो जो पहले जिस तरीके से काम करता था वो इस तरीके का काम नहीं करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब तो बच्चों हम लोग ने पढ़ लिया एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप मेरे साथ बस सुनते रहिएगा। देखो बच्चों, पहले तो इस टॉपिक को समझो। हम क्या करते हैं बच्चों, हमारी जो
एनवायरनमेंट ने हमें रिसोर्सेज दिया है, ठीक है, हम उसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब यूज़ करके उसे ख़त्म कर देते हैं। आज मैं अगर आपको पेट्रोल की बात बताऊँ, तो पेट्रोल ना कुछ सालों के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके एकदम बेरहमी से उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। मिनरल बहुत सारे ऐसे हैं, वाटर आज के समय में देख रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज है जो एनवायरनमेंट ने हमें दिया है, हम उसको इस तरीके से यूज़ करके बर्बाद भी कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म हो जा रहा है, एक्सप्लॉइट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं आज आप सभी के साथ 2 पॉइंट शेयर करूंगा इस टॉपिक के अंदर। एक्चुअली में सिर्फ 2 ही पॉइंट आते हैं जिसके कारण हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। मेन रीजन सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन को हम कभी कभी ट्री फेलिंग भी कह देते हैं। बच्चों, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पेड़ को काटना। देख रहे हो, ये इंसान क्या कर रहा है, पेड़ को अपने टूल्स के थ्रू क्या कर रहा है, काट रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ को काटना। अब बच्चों, इसके मैं आपको फैक्टर्स, कॉजेस और रीजंस बता देता हूँ कि हम पेड़ डिफॉरेस्टेशन करते क्यों हैं। एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है। देखो, इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर वुड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें पेड़ों की हम काटते इसलिए हैं क्योंकि हमें वुड चाहिए होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए रहता है, वुड चाहिए रहता है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो पेपर भी होता है वो कहीं ना कहीं ट्री से बनता है, तो हम उसको भी काट देते हैं कि पेपर बन जाए, ठीक है। और भी जैसे अगर आपको फर्नीचर चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी हमें वुड काटना पड़ता है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडस्ट्रीज को हमेशा जरूरत पड़ता है वुड का, इसलिए वो क्या करती है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ को कटवा देती है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, पॉल्यूशन इंक्रीज वुड डिमांड इंक्रीज। मतलब देखो, हम जैसे ही बच्चों पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है ना, तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो हर लोगों को क्या चाहिए, उनको भी फर्नीचर चाहिए, ठीक है, उनको भी बहुत सारे वुड से रिलेटेड चीजें चाहिए, ठीक है। तो उनको भी पेपर की ज़रूरत चाहिए। तो जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हमें भी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। और वो जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं वुड से मिलती है, लकड़ियों से मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण वुड की भी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, आज भी डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं। थर्ड चीज है बच्चों, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो बच्चों, गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसके कारण क्या करना है, हमें पेड़ को काटना पड़ता है। जैसे आपका भाखड़ा डैम, दामोदर वैली, ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसको बनाने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स को, डैम या वैलीज को बनाने के लिए हमें करना पड़ा, पेड़ को काटना पड़ा, जो कि हमें स्पेस चाहिए होता है। आज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रही है, तो आज लोगों को भी क्या चाहिए, घर वर चाहिए। तो उनके लिए घर बनाने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब लैंड कैसे मिलेगा, पेड़ को काट के, ठीक है। तो ये भी चीज हो जा रही है यहाँ पे। तो ये मैंने अब आज आप सभी के साथ 3 ऐसे कॉजेस, रीजन या फैक्टर शेयर किए क्यों, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। मतलब लैंड की क्वालिटी को हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिग्रेड कर देते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो इस टॉपिक को जानने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। देखो, जो हमारा लैंड होता है ना बच्चों, उसमें 3 टाइप की लेयर होती है, टॉप लेयर, फिर होती है मिडल लेयर, फिर होती है हमारे पास कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल। तो माना जाता है कि जो सबसे टॉप लेयर होती है ना, जो सबसे टॉप लेयर, ये सबसे अच्छी लेयर होती है, क्योंकि ये जो टॉप लेयर है, इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, और फॉस्फोरस। तो ऐसे सारी जो न्यूट्रिशंस जो चाहिए, मतलब जो भी प्लांट को ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिशंस चाहिए ना, वो सारे जो न्यूट्रिशंस है वो सारे टॉप लेयर में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा गुड्स फॉर प्लांट, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, पोटेशियम भी चाहिए होता है, फॉस्फोरस भी चाहिए होता है उन्हें अच्छा ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो न्यूट्रिशंस है, ये सारी टॉप लेयर में मिल जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि अब मैं आपको रीज़न बताऊंगा इसका समझने का, तो ठीक है। देखो, अब एक्चुअली में होता क्या है, फैक्टर्स, रीज़न। अब बच्चों, हो क्या जाता है कि ना, ये जो टॉप लेयर है ना, ये हम मतलब ये टॉप लेयर हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे? देखो, सॉइल इरोजन के कारण। देखो, सबसे पहला रीज़न है, मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि हमें हमेशा टॉप लेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर देते हैं, इस टॉप लेयर को, हमारे कारण ये टॉप लेयर क्या होती है,
बसती नहीं, हम इसे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारे प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप लेयर नहीं रहेगी तो प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशंस मिलेगा और वो कैसे ग्रो होंगे। तो मैं अभी आपके साथ 2 रीज़न शेयर करूंगा कैसे ये टॉप लेयर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, हम ह्यूमस के कारण। तो सबसे पहला है सॉइल इरोजन। देखो हमेशा कहते हैं कि सॉइल इरोजन जो होता है ना, वो विंड्स एंड फ्लड्स के कारण होता है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हवा तूफान के कारण या फ्लड आ गया तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो टॉप लेयर है ना ये खसक जाती है, मतलब हट जाती है, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे ये विंड एंड फ्लड भी क्या होता है, हमारे कारण आता है। कैसे, देखो मान लो कि ये टॉप लेयर है, ये जो टॉप लेयर है ब्लू वाली लाइन, इसको मान लो कि टॉप लेयर है। अब ये जो, मान लो कि अगर हम लोग ने पेड़ नहीं काटा होता, देखो अगर हम लोग ने पेड़ नहीं काटा होता तो जो भी हवा तूफान आता वो क्या हो जाता, पेड़ उस हवा तूफान को आने नहीं देता, कौन सी, टॉप लेयर के पास, ठीक है। तो जो भी हवा तूफान आता वो ऐसे 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 करके आता आता पेड़ में जाके टच होता और वो पेड़ के थ्रू वापस क्या होता, चले जाता, ठीक है। कहीं ना कहीं पेड़ क्या कर लेता है, टॉप लेयर को बचा लेता। लेकिन हम ह्यूमंस क्या कर देते हैं, हम पेड़ पौधों को ही काट देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ये पेड़ पेड़ क्या हो जाता है, नहीं रहते हमारे पास। तो जो हवा तूफान है ना वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है, और जो टॉप लेयर है जो सॉइल में, सॉइल मतलब समझते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, तो मिट्टी का जो टॉप लेयर है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो हट जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, पूरे न्यूट्रिशंस भी क्या हो जाता है, हट जाता है, प्लांट भी वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है सॉइल इरोजन का, जिसके कारण क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो लैंड है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है लैंड के अंदर क्या होता है, सॉइल होता है। एक लैंड में एक फार्मर क्या करता है, लैंड में क्या करता है, वो सॉइल डालता है, मिट्टी डालता है, और उस मिट्टी में वो क्या करता है, अपने पेड़ पौधों को उगाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन के कारण भी हमारा जो टॉप लेयर है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। सेकेंड रीजन है एक्लिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल। इसे हम ये क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग के कारण हो जाता है। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, वाटर को इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि वो क्या हो जाता है, टॉप लेयर में जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, जम जाता है। अब जम जाता है तो इससे क्या हो जाता है बच्चे, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, जो भी जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो कि टॉप लेयर में प्रेजेंट होता है, तो वो कहीं ना क्या हो जाता है, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या हो जाता है, लैंड के अंदर जा नहीं पाते और प्लांट के अंदर जा नहीं पाते, ठीक है, वाटर लगिंग के कारण। जिसके कारण क्या हो जाता है, वाटर को मतलब प्लांट्स को क्या हो जाता है, न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाता है, क्योंकि वाटर ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। तो प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर देते हैं, लैंड को डिग्रेड कर देते हैं, मतलब लैंड की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ लिया, आज हम लोग ने पढ़ लिया कि एनवायरमेंट से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन और एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम लोग ने डीप में डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप इसे नोट कर लेना, या फिर आपको सारी जो नोट्स है ये आपको क्या मिलेंगे, हमारी साइट businesswither.co.in में मिलेंगे, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सेकंड चीज, आपको सारी चैप्टर की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थर्ड चीज आपको याद रखना, आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है। तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा उसकी बुक रीडिंग आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे कि इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही भी बताया था कि हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, जो लैंड में हर फार्मर्स क्या करता है, अपना एक लैंड खरीदता है, उस लैंड के अंदर वो मिट्टी डालता है, उस मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो भी लैंड होता है ना उसकी 3 लेयर होती है, टॉप लेयर, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल सबसे अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है, जो कि एक प्लांट को ग्रो होने में बहुत हेल्प करता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 कॉज रीज़न होते हैं जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो टॉप लेयर है वो हट जाते हैं। सबसे पहला सॉइल इरोजन, विंड एंड फ्लड के कारण होता है। तो हम क्या कर देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो विंड है वो क्या हो जाता है, उसकी हवा तूफान के कारण अपने आप वो क्या कर देता है, टॉप लेयर को हटा देता है, ठीक है। और सेकेंड चीज है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी का जम जाना टॉप लेयर में, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो पूरा न्यूट्रिशंस है वो क्या कर लेता है, पानी ले लेता है, जिसके कारण प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाती। तो एक्चुअली में आज हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया में ऐसा लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो लैंड डिग्रेडेशन में मैं आपको सिर्फ 5 ही पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू द डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अभी मैंने आपको बताया
कि जो हमारा लैंड का जो खराबी इसलिए आ जाती है कि सबसे मेन मुद्दा है डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, सॉइल इरोशन हो जाता है, हवा के कारण सारा हवा तूफान के कारण पूरा लैंड में जो टॉप लेयर है वो हट जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है सॉइल इरोजन ऑकरिंग ड्यू टू फ्लड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। अभी आपने जान के लगा सॉइल इरोजन के बारे में, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी फार्मर्स है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर डालता है, ठीक है, कि वो अच्छे से जल्दी ग्रो हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है, प्लांट तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन उससे क्या हो जाता है, सॉइल जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, ठीक है। किसके कारण, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेसिव यूज, ज्यादा यूज करने से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। आप यूज कर सकते हो लेकिन ज्यादा, अति हर चीजों का बेकार होता है, वही सिस्टम यहाँ पे है। अगर आप केमिकल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे बहुत भारी मात्रा में, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्यू टू एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, मैंने अभी बताया कि टॉप लेयर में क्या हो जाता है, हम पानी इतना डाल देते हैं कि पानी ही टॉप लेयर में क्या हो जाता है, जम जाता है, तो जो भी न्यूट्रिशन होता है वो क्या कर लेता है, पानी उस सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए होना चाहिए, मतलब जो भी प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो तो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। सेकेंड चीज़ है लो वाटर टेबल ओइंग टू द एक्सेसिव यूज ऑफ अंडरग्राउंड। हाँ, अगर आप अंडरग्राउंड का भी एक्सेसिव पानी यूज करेंगे, ठीक है, आप लो वाटर टेबल रखेंगे और आप एक्सेसिव अंडरग्राउंड का भी पानी अगर यूज करेंगे, इसके कारण भी क्या हो जाता है बच्चों, कहीं ना कहीं लैंड जो है डिग्रेडेशन हो जाता है। तो मेन मैंने अभी आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किए, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है कि क्यों लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में है, तो आप एक्चुअली ये 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों मैं चलता हूँ, और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और 3 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात ये कि सारे लेक्चर्स जो है वो, उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में, मतलब सारी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी businessvidya.co.in में, उसकी भी लिंक वेबसाइट में है। थर्ड चीज़, आपको बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। तो बच्चों मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण एनवायरमेंट तबाह हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, या उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसकी चर्चा आज हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आज मैं इस टॉपिक के लिए आपको 7 पॉइंट शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जो ये बताएंगे कि हम कैसे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट की क्वालिटी को हम डिग्रेड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। हाँ, देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का मतलब है पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ जाता है, मतलब सॉरी, पॉपुलेशन, पॉइंट आउट करना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, लोगों की आबादी जैसी बढ़ जाती है ना, तो उससे क्या हो जाता है, डिमांड या फिर नीड लोगों की बढ़ जाती है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो हर लोग बढ़ेगा तो वो चाहेगा कि यार मुझे अब मेरा घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए उसको लैंड की जरूरत है। अब लैंड कहाँ से मिलेगा, पेड़ों को काट के लैंड उसे मिलेगा, ठीक है। अब उससे वो क्या है, लोगों की डिमांड है कि लैंड चाहिए। अब लैंड कहाँ से मिलेगा, पेड़ को काट के, जिसके कारण आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देखो, जितने भी पुअर पीपल है ना, मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल वो कहीं ना कहीं पेड़ों पे ज्यादा मतलब पेड़ मतलब ट्रीज या फिर प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि वो बाकी सामान को खरीद नहीं पाते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कच्चा माल के कारण अपनी जिंदगी को मेक लिविंग, मतलब कच्चा माल के कारण उन्हें अपनी जिंदगी को चलाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर देते हैं, पेड़ को काट देते हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया पीपल को घरों की जरूरत है, ठीक है, पार्क एमिनिटीज का मतलब जैसे पार्क हो गया, ठीक है, और भी सारी बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, उस लैंड को क्लियर करना पड़ता है।
तो लैंड को क्लियर करने के लिए मतलब हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, जिसके कारण हमें लैंड मिलता है और इस लैंड के ऊपर हम घर बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, ठीक है, पार्क बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के कारण मतलब इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का मतलब ये लोग क्या करते हैं अपनी चाहतों के लिए, मतलब घर वर बनाने के लिए, एम्यूनिटीज बनाने के लिए वो क्या करते हैं पेड़ों को काट के अपना लैंड, वहां पे लैंड में अपना घर, पार्क वार्क ये सारी चीजें बना देते हैं, और भी अदर नेचर रिसोर्सेज को वो क्या कर देते हैं उन कारणों के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है हमारा एनवायरमेंट कहीं ना कहीं तबाह हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब आप यूज करते हैं इससे एक्चुअली में हो क्या जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि एक्चुअली में होता क्या है, जो भी फार्मर्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के अपने मतलब उनका ये मान लो ये लैंड है, ठीक है, उसमें वो इतने सारे क्रॉप्स है, प्लांट, पेड़ पौधे वो उगाते हैं, तो वो क्या करते हैं केमिकल्स को इसके अंदर डालते हैं, और वो केमिकल्स क्या हो जाता है बच्चों पानी के साथ मिक्स होकर वो क्या हो जाता है नीचे अंडरग्राउंड में चले जाता है, और अंडरग्राउंड से वो क्या हो जाता है पानी में चले जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है उसके कारण वाटर पॉल्यूशन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन क्या हो जाता है किसके कारण, इंडस्ट्रीज के कारण। मैंने यहाँ पे आपको देखो, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रीज क्या करती है स्मोक छोड़ती है, ठीक है, स्मोक छोड़ती है जिसके कारण क्या हो जाता है एयर पोल्यूशन हो जाता है। अब देखो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं अपना सारा वेस्ट को क्या कर देती है पानी में डाल देती है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो जाता है। और इंडस्ट्री से जो मशीन है उसके कारण क्या हो जाती है बहुत सारी आवाज आती है, उससे अनवांटेड वॉइस आती है, जिससे क्या हो जाता है नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज के कारण होता है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है मतलब इंडस्ट्रीज के कारण क्या हो जाता है एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण एनवायरमेंट क्या हो जाता है तबाह हो जाता है। सिक्स पॉइंट है मल्टीसिप्लिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आपको जैसे पहले ही मैंने बताया था, देखो जो व्हीकल्स है उससे क्या होता है स्मोक निकलता है जो एयर में मिक्स हो जाता है और एयर को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो व्हीकल्स के इंजन है उसे अनवांटेड वॉइस भी निकलता है, साउंड निकलता है जो कि नॉइज पॉल्यूशन कर देता है। तो यही चीज है यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि आपकी व्हीकल से क्या होता है एयर निकलता है, गैसेस जो निकलते हैं उसके कारण क्या हो जाता है एनवायरमेंट एयर पॉल्यूशन हो जाता है, जो एनवायरमेंट को क्या कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है। नॉइस पॉल्यूशन जो इंजन हॉर्न से आपकी जो बहुत ज्यादा नॉइस आती है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी क्या कर देती है पॉल्यूट कर देती है, जिसके कारण हमारा एनवायरमेंट तबाह हो जाता है। 7 पॉइंट है डिसग्रेड टू सिविक नॉर्म्स। मतलब सिविक नॉर्म्स मतलब रूल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो गवर्नमेंट हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स बनाई है ना सिविक नॉर्म्स, हम उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, फॉलो नहीं करते, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि रोड में जाते होंगे तो आज भी रोड में क्या है बहुत सारे वेस्ट आपको पड़े मिलते होंगे, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि हम जो गाड़ी चलाते हैं हम उसमें हॉर्न कंटिन्यू बजाते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कुछ कुछ लोग जो है एकदम फुल वॉइस में अपनी कार का म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं, जिसके कारण अनवांटेड वॉइस आता है, नॉइस आता है, जिसके कारण भी नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को मना करती है लेकिन हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण क्या हो जाता है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट क्या हो जाता है हमारा पॉल्यूट हो जाता है। तो मैंने आप सभी के साथ मैंने आज 7 पॉइंट शेयर किए कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के। होपफुली आप इसे समझ गए होंगे, और 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला बुक रीडिंग करना है, सेकेंड बात ये आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थर्ड चीज आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में businesswizard.co.in में, वहां से जाके नोट्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप इजिली डाउनलोड कर लेना सारे नोट्स, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, सी यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेजर्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। मतलब हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए जिसके कारण हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आप सभी के साथ कुछ 8 पॉइंट शेयर करूंगा, ठीक है, इस टॉपिक पे। सबसे पहला है सोशल अवेयरनेस। देखो हमें क्या है जागरूकता फैलानी है, जैसे आपने बहुत सारे टीवी एड्स में सुना होगा जागो ग्राहक जागो करके एक ऐड आता है, तो उसे ही कहते हैं जागरूकता फैलाना। तो हमें क्या करना चाहिए, सोशल अवेयरनेस फैलानी चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि पॉल्यूशन को कम करो, नहीं तो अदरवाइज हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हार्म होगा, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस से क्या हो जाएगी हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है पॉल्यूशन कंट्रोल।
आप सभी को पता है कि अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, पॉपुलेशन को, सॉरी जनसंख्या, लोगों की जो जनसंख्या उसे हम जैसे ही कंट्रोल कर लेंगे, कम कर लेंगे या फिर कंट्रोल कर लेंगे, इससे हो क्या जाएगा, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे कुछ भी चीज़ों का। तो जैसे वुड, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, जितना जनसंख्या वो ये नहीं बोलेगी कि हमें भी घर बनाने के लिए लैंड चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसके कारण हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट। अब ये एक एक्ट था बच्चों जो 1986 में आया था गवर्नमेंट का। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बस शेयर कर दूं। देखो आप सभी को एक्चुअली में पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है उसके कारण हम डिमांड करते हैं। जैसे लोग क्या बोल देंगे कि हमें भाई लैंड चाहिए हमारा घर बनाने के, तो लैंड कहाँ से मिलेगा, पेड़ काट के, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही चीज़ कहा है कि अगर आप पॉपुलेशन को बढ़ने से कंट्रोल कर लो, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ने से कंट्रोल कर लो, तो इससे कहीं ना कहीं हम कुछ भी चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो मैं ये एक्चुअली में कहना चाह रहा था। अब देखो थर्ड पॉइंट है, हमें क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट बनाया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी से रिलेटेड जो भी एक्ट बनाया है, हमें उस लॉ को, उस एक्ट को हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, मतलब फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, तो एफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब पेड़ और पौधों को लगाना, उसे हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हर बार एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए जिसमें हमें लोगों को बोलना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए, ट्रीज को लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उससे हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। देखो इंडस्ट्री से आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंडस्ट्री से क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी चिमनी लगानी चाहिए जिससे पॉल्यूशन क्या हो, बहुत हद तक कंट्रोल हो। आज आज जो बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है उन्होंने क्या लगाया, अपने यहाँ पे चिमनी लगा के रखा है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है वो कहीं हद तक क्या हो जाता है, मतलब स्मोक निकलता है, लेकिन स्मोक की जो मतलब हार्म है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब वो ऐसा चिमनी लगाते हैं जिससे स्मोक की जो ज़्यादा स्मोक नहीं निकलता और जिसके कारण वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता, तो एक अलग सी चिमनी होती है। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, वैसे टाइप की चिमनी लगाना चाहिए जिससे पॉल्यूशन जो है कम हो। ठीक है, अब बच्चों एग्रीकल्चर में देखो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, उससे उससे क्या हो जाता है, वो वाटर के साथ मिल के अंडरग्राउंड में चले जाता है, अंडरग्राउंड से वो पानी के अंदर चले जाता है, पानी में मिल जाता है, तो जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। 6 है बच्चों वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, देखो हमें क्या करना चाहिए, रिवर को क्लीन रखना चाहिए। अब रिवर क्लीन होगा तो लोगों को क्या मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे आप रिवर को क्लीन करोगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी अपने आप क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। 7 पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। बच्चों हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी हमारा वेस्ट है हमें क्या करना चाहिए, उसे केमिकली क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, उन वेस्ट को हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, हमें उसको उसको इंडस्ट्री में केमिकल के थ्रू उस वेस्ट को क्या करना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइज कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे गार्बेज वो हमारा क्या है, वेस्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, केमिकली के थ्रू क्या करना चाहिए, उसको कंपोस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे गार्बेज, कुछ कुछ गार्बेज ऐसे हो जाते हैं, कुछ कुछ जैसे वेस्ट ऐसे हो जाता है जो हमारे एग्रीकल्चर में ज़रूरत है। जैसे गाँव वाव का जो भी डंग रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें एक्चुअली एग्रीकल्चर में उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, हमें उन सारी वेस्ट को क्या करना चाहिए, कन्वर्ट कर लेना चाहिए कंपोस्ट या कुछ भी यूजफुल चीज़ों में। ठीक है, इससे भी हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारा वेस्ट होता है ना वो एनवायरनमेंट में थ्रो कर देते हैं। अब एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, उन चीज़ों को एब्जॉर्व कर पाता है, लेकिन
एनवायरनमेंट क्या करता है, उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे हमारी भी मतलब गुस्सा सहन करने की कैपेसिटी होती है, हम एक लेवल के बाद गुस्सा सहन नहीं कर सकते, वैसे एनवायरनमेंट की भी कैपेसिटी होती है एब्जॉर्व करने की वेस्ट को, तो वो कुछ हद तक वेस्ट को एब्जॉर्व कर सकती है जैसी, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट को क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट में थ्रो कर देते हैं, तो हमारी एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाती। तो हमें ही कुछ एक्शन लेना चाहिए और हमें केमिकली ट्रीट करके उसे एक अच्छे चीज़ में कन्वर्ट कर लेना चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल हो। बच्चों 8 पॉइंट है इम्प्रूविंग हाउसिंग। देखो बच्चों, अगर हम हाउसिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिए, जैसे हाउसिंग में हम क्या कर लिए, जैसे मान लो कि हाउसिंग में हम वाटर स्टोरेज सिस्टम लगा दिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी रेन वाटर है वो क्या होगा, हमारी वाटर स्टोरेज में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं क्या होगी, वाटर की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अपने हाउसिंग में भी इम्प्रूवमेंट करके एनवायरनमेंट को अपनी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर देखो वाटर भी क्या एक तरीके का एनवायरनमेंट का पार्ट है, आप सभी ने पढ़ चुका है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग में आता है, एबायोटिक रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो आप सभी को पता है वाटर खत्म हो रहा है, तो हम अपने इसमें अच्छा स्टोरेज सिस्टम लगा दें जिसमें वाटर कलेक्ट हो और आप उस वाटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ही टॉपिक खत्म करते हैं, और मैंने आपको आज बताया कि कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको 8 पॉइंट बताया, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आप नोट कर लेना, या फिर हमारी वेबसाइट में आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। उसकी वेबसाइट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, businessvidya.co.in। आपको सारी लेक्चर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थर्ड चीज आपको जो सबसे ज्यादा याद रखनी है वो ये चीज है कि आपको बुक रीडिंग करनी है, ठीक है बच्चों। अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको आंसर अच्छे से लिखना आ जाएगा एग्जाम्स में, आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी सारी चीजें, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय टेक। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बार हिंदी में समझा देता हूँ, फिर आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको ये कहता है कि प्रेजेंट रिसोर्सेज, मतलब जो आज रिसोर्सेज हमारे पास है उसको रैशनली, मतलब सोच समझकर यूज करना, रैशनली मतलब सोच समझ के यूज करना, कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, प्रेजेंट रिसोर्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आज जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को अच्छे से सोच समझ के यूज करना, कि उस रिसोर्सेस को फ्यूचर जनरेशन के जो लोग हैं वो भी यूज कर पाए। अगर मैं वाटर की बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर मैं वाटर के एग्जांपल लेके बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि वाटर आज भी हमारे पास है, तो वाटर को रैशनली यूज करना, मतलब एकदम सोच समझ के एकदम अच्छे से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन भी वाटर का यूज कर पाए, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होपफुली आपने हिंदी में समझ लिया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक बार हम लोग इसकी मीनिंग के ऊपर गो थ्रू करते हैं। देखो, process of development that does not cause environmental degradation and therefore does not reduce the production capacity of the future generation, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही इसकी मीनिंग भी कह रही है, ये यही कह रही है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट का क्वालिटी या फिर हमारी एनवायरनमेंट खराब नहीं हो, और साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्यूचर में भी फ्यूचर जनरेशन जो है हमारा वो भी उन सारी चीज़ों को प्रोडक्शन कर पाए जो आज हमारे पास है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर जनरेशन को रिड्यूस, मतलब उसकी कमी पड़ जाए प्रोडक्शन करने के लिए। तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उन रिसोर्सेज को अच्छे से और सोच समझ के यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर पाए, ठीक है। अब बच्चों फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला फीचर जो है हमारे पास बच्चों, इससे पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ता है और इकोनॉमिक्स वेलफेयर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखो, पर कैपिटा इनकम लॉजिकल है कि हम रिसोर्सेज अच्छे से यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज अच्छी जगह पे यूज होगा तो इनकम अच्छी जाएगी। इकोनॉमिक वेलफेयर किस लिए? क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और वो कुछ भी चीज का जब आप इफेक्टिवली यूज करते हो तो उससे हमेशा आउटपुट जो होता है वो ज्यादा आता है। ये आप सभी ने बिजनेस में पढ़ के रखा है। सेकेंड पॉइंट है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्चुअली ये सारे फीचर्स है जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ रहे हैं। रैशनल यूज ऑफ रिसोर्स, रैशनल मतलब सोच समझ कर यूज करना, ठीक है। तो वही है कि हमारे रैशनल रिसोर्सेज को हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि रिसोर्सेज को मत यूज करो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये कभी आपसे ऐसा नहीं कहता कि रिसोर्सेज को मत यूज करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे कहता है कि रिसोर्सेज को यूज करो, लेकिन सोच समझ कर यूज करो, अच्छे से यूज करो। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। आप गलती से ये समझ ना ले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज को यूज करने से मना करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोचना भी मत। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि रिसोर्सेज को यूज करो, लेकिन सोच समझ कर यूज करो। थर्ड चीज है, नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर जनरेशन कुछ भी रिसोर्सेज का यूज ना कर पाए। जैसे अगर मान लो कि हम वाटर का इस्तेमाल आज ही पूरा खत्म कर दे, आज ही पूरा वाटर को एक्सप्लॉइट कर दे, तो फ्यूचर जनरेशन वाटर का यूज नहीं कर पाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि ऐसा कभी मत करो कि फ्यूचर जनरेशन आज जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज ना कर पाए। ठीक है, 4 पॉइंट है, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो मान लो कि कोई पीपल है जो नॉनवेज खाता है और कोई पीपल है जो सिंपल प्योर वेज है। ठीक है, वो नॉनवेज नहीं खाता। तो जो भी बंदा नॉनवेज नहीं खाता और उस बंदे को आप बोलोगे कि भाई तू नॉनवेज खा ले, ठीक है, तो वो कितना क्रोधित हो जाएगा, कितना गुस्सा हो जाएगा। तो सेम चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सामने आपने पॉल्यूशन का वर्ड बोल दिया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि कभी भी पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो, क्योंकि पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें होगी, है ना, जो कि आपने एक्चुअली में सारी पिछली वाली लेक्चर्स में पढ़ के रखा है। तो यही चार जो चीजें ये फीचर्स में आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब एक चीज जो हमें बतानी है आप सभी को, वो है स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हमने तो आपको बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, कि प्रेजेंट रिसोर्सेज को एकदम सोच समझ के यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर पाए। ठीक है, लेकिन ये पूरा हाउ टू अचीव, लेकिन इस चीज को जो मैंने अभी आपको बताया, इस चीज को हम कैसे अचीव करें, कैसे इस चीज को हम पाए, ठीक है, तो वो हम स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारे पास इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आप जो भी इनपुट लगाओ वो कम लगाओ, लेकिन उससे आपको आउटपुट हमेशा ज्यादा आना चाहिए। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। ठीक है, मतलब सस्ते में ज्यादा से ज्यादा फायदा, वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। तो वही है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मतलब सस्ते, कम इनपुट में कम लागत में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालें। सेकेंड चीज है यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये कहता है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी यूज कीजिए जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे। जैसे आप पेट्रोल और डीजल की जगह क्या करो, एलपीजी और सीएनजी का गैस यूज करो। फ्यूल की जगह आप क्या करो, गोबर गैस का यूज करो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन वॉल्यूशन सारी चीजें कम होगी और रिसोर्सेज भी क्या होंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। और आप सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल और फ्यूल बच्चों, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्या करता है, इमिट करता है, मतलब निकालता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। आप सभी ने सुना होगा बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये कहता है कि देखो क्या करो, रूरल, देखो सबसे पहले तो आप ये जानो कि रूरल क्या होता है। देखो, रूरल मतलब होता है गांव, जैसे विलेज। ठीक है, गांव देहात के एरिया या फिर बैकवर्ड एरियाज, एकदम पुराने एरियाज, मतलब जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स, तो वो सारे आते हैं रूरल, वो सारी चीजें आती है रूरल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि जो भी रूरल एरियाज है, मतलब बहुत छोटे विलेज टाइप के एरियाज, उसको क्या कर दो, डेवलप कर दो। अब इसका रीजन क्या है, देखो, रूरल पीपल मतलब ऐसे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उन्हें हम रूरल पीपल कहते हैं। देखो, जो भी विलेज एरिया से आता है ना, वो बंदा हमेशा सोचता है कि वो बाहर अर्बन एरियाज में जाए। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज, बहुत अच्छी, जैसे मुंबई एक अच्छी क्या है, सिटीज है। ठीक है, तो हर पीपल, कोई भी पीपल चाहता है रूरल एरिया का कि वो जाए अर्बन एरियाज में।
पढ़ने के लिए, ठीक है, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने रूरल डेवलपमेंट को, मतलब आपने वो जो गांव देहात वाली एरिया है, आपने उस एरिया को ही डेवलप कर दिया, तो लोगों को अर्बन एरियाज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखना, जब रूरल पीपल अर्बन एरियाज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेंगे, बस की हेल्प से जाएंगे, कार की हेल्प से जाएंगे, ट्रेन की हेल्प से जाएंगे, या फिर प्लेन की हेल्प से जाएंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे तो आपको रोड रोड की सारी जरूरतें पड़ेगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ जैसे रास्ता बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहना चाहता है कि आप रूरल डेवलपमेंट कर दो कि लोग जो रूरल पीपल है वो अर्बन एरियाज में ना जाए। अगर वो अर्बन एरियाज में जाएंगे ही नहीं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोड रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है मेन मोटो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट है इनकरेज यूज ऑफ सोलार एनर्जी। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप सोलार एनर्जी यूज करो, क्योंकि देखो हमारे पास सनलाइट बहुत अनलिमिटेड मात्रा में है, ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप अगर सनलाइट यूज करोगे, मतलब सोलार एनर्जी यूज करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हम जो सनलाइट है उसको हम सोलार एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और उस सोलार एनर्जी से उस चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो वो चीज बहुत फायदेदार है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। फिफ्थ पॉइंट है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों ये कहता है कि आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज कम कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रख लो कि जब भी आप फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे ना, तो इससे प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, ठीक है। सिर्फ प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, एकदम भी अच्छी नहीं होगी, सिर्फ प्लांट की हेल्थ थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे देखो हर प्लांट के लिए ना सॉइल ब्रेन होता है, जैसे हम इंसान के लिए क्या है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारे वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पे डिपेंड है। अगर आप अपना ब्रेन को सही अच्छे से रखोगे तो आप अच्छे से सोच पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर बच्चों कहीं ना कहीं आपका सॉइल ही अच्छा हो जाए तो उसके लिए फिर आपको क्या फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका दिमाग सही रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे से काम करेगी, आप अच्छे से सोच पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे। तो सेम चीज है, प्लांट के लिए क्या है, सॉइल दिमाग है। तो अगर आप सॉइल को ही अच्छे से रखोगे तो प्लांट तो अपने आप ग्रो हो जाएगा, है ना, अच्छे से काम करेगा। तो हमें जैसी सॉइल अच्छे से काम, अगर हम सॉइल को अच्छे से अच्छा बना दें तो हमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड की अपने आप जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जैसे काऊ का डंग हो गया, ठीक है, जैसे गोबर, ये सारी चीजें क्या होती है, ऑर्गेनिक चीज में आती है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने सॉइल में मिक्स करते हैं। आप अपने, अगर आपके पास कोई माली, मतलब कोई फार्मर आता होगा, या फिर कोई मतलब माली टाइप का कोई आता होगा, गार्डनर, आप उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा, ठीक है, उसके फायदे आप जरूर उससे पूछना। तो बच्चों जब ये गोबर सारी चीजें जब हम मिक्स करते हैं ना अपने सॉइल के साथ, मतलब मिट्टी के साथ, तो वो क्या हो जाती है, और फर्टिलिटी, मतलब उसमें और न्यूट्रिशंस आ जाते हैं। तो प्लांट अगर आप उसमें लगाओगे ना तो अपने आप वो प्लांट ग्रो करेगा बिना फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के, इसलिए तो प्लांट जो है एकदम अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट है मैनेज द वेस्ट। देखो बच्चों आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, सीवेज का जो वेस्ट है वो रिवर में डालते हैं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है हम वो क्या करते हैं, रिवर में डालते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आप ये जो वेस्ट है रिवर में डंप मत करो, मतलब जो भी हमारे पास पानी है उसमें क्या करो, फेंको मत। इसके जगह क्या करो, ये जो वेस्ट है ना इसको आप कन्वर्ट कर दो कंपोस्ट में, कंपोस्ट से इसको कर दो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो जो वेस्ट है ना कहीं क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी के लिए काम आएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम आएगा, जैसा मैंने अभी बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बच्चों एक तरीके से नेचुरल चीजें होती है, ठीक है। तो वेस्ट, जो कुछ कुछ वेस्ट होते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपोस्ट करके उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं नेचुरल वे में, जिससे हमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये कहता है। सेवन पॉइंट है स्ट्रिक्ट लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ केमिकल एफ्लुएंट।
बच्चों एफ्लुएंट मतलब ये हार्मफुल सारी चीजें होती है। देखो जैसे मान लो कि अगर आपने ये सारी वेस्ट जो भी आपका नली का जो पानी है उसको आपने अगर रिवर में डाल दिया, आपका जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है अगर आपने उसे रिवर में डाल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, जो रिवर में जो भी पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले सारे जीव जंतु, अगर वो है, अगर अगर आपने गंदा वेस्ट अगर वहां पानी मिक्स कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इनका जीवन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, मतलब इनके जीवन में क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हमें कैसे हार्मफुल होगा, वैसे ही अगर आपने रिवर या फिर पानी में वेस्ट डालना चालू कर दिया तो वहां पे रहने वाले जीव क्या हो जाएंगे, उन्हें बैडली इफेक्ट होगा, ठीक है, एक बहुत गंदा इफेक्ट होगा। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हमें लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, जो गवर्नमेंट ने बनाया हमें उसे क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट मार्केट में लाना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। 8 पॉइंट है अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर द इंटरजनरेशनल इक्विटी। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों पे कि वो क्या करे, जो भी रिसोर्सेस है उससे क्या करे, ग्रोथ उसे ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, कि कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस है वो प्रेजेंट पीपल भी उसका यूज कर पाए और फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर पाए। जैसे आप आप लोगों को बोल सकते हो कि एफॉरेस्टेशन करो, मतलब पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, तो आप लोगों को अवेयरनेस मतलब जागरूकता जागरूकता ये दे सकते हो कि भाई पेड़ पौधे लगाओ, कि फ्यूचर जनरेशन भी पेड़ पौधे का यूज कर पाए और फ्यूचर प्रेजेंट लोग भी उसका यूज कर पाए और फ्यूचर जनरेशन भी, आने वाली पीढ़ी भी पेड़ पौधों का यूज कर पाए, ठीक है। ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे चिपकू मूवमेंट हुए थे नॉर्थ में, अपीको मूवमेंट हुए थे साउथ में, तो ये सारे ऐसे मूवमेंट थे बच्चों जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ काटने के खिलाफ थे, ठीक है। और आप सभी को पता है डिफॉरेस्टेशन को हम ट्री फेलिंग भी कहते हैं। तो ये सारी मूवमेंट ऐसे टाइप के जैसे मूवमेंट हुए, तो हमें भी क्या करना चाहिए, लोगों में ऐसे अवेयरनेस दिलाना चाहिए और हमें भी ऐसे टाइप के मूवमेंट करना चाहिए कि रिसोर्सेज को हम क्या करें, आज के लिए भी बचा के रखें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, कि आज के लोग भी उसका यूज कर पाए और फ्यूचर के लोग भी उसका यूज कर पाए। 9th है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। क्यों, देखो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे ना, तो सबसे मेन चीज़ है आपको कंफर्टेबल होगा, और सेकेंड चीज़ है इकोनॉमिकल, मतलब बच्चों आपको पैसे, अगर मैं बात करूँ, पैसे आपको कम लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट की सारी चीज़ों में पैसे बहुत कम लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप प्राइवेट का यूज़ करोगे, ठीक है, आप अपनी गाड़ी खुद खरीद के जाओगे, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्चुअली में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो सस्टेनेबल ये डेवलपमेंट यही कहता है कि प्राइवेट मत लो, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप प्राइवेट नहीं लोगे तो इससे क्या हो जाएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी गाड़ी से जो भी मतलब स्मोक आता है, ठीक है, जिससे एयर पोल्यूशन हो जाता है, आपकी गाड़ी में जो हॉर्न बजते हैं, ये सारी चीजें, नॉइस पोल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं एयर और नॉइस पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, क्योंकि पब्लिक में भी बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, हम पेट्रोल डीजल का यूज ज्यादा नहीं करते, एलपीजी और सीएनजी का गवर्नमेंट यूज करती है, तो कहीं ना कहीं उससे भी एनवायरमेंट सेव हो जाता है, ठीक है। और प्राइवेट इसलिए नहीं करो क्योंकि अगर आप प्राइवेट का यूज, अपनी खुद की गाड़ी अगर आप नहीं यूज करोगे तो उससे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और एयर और नॉइस पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, इसलिए आप पब्लिक का यूज ज्यादा करो, ठीक है। तो बच्चों यही चीज थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मैं आपको जाननी थी। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। और 3 चीजों का याद रखना, बुक रीडिंग जरूर करना। सेकंड चीज, सारी वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थर्ड चीज जो है, आपको सारे हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं हमारी जो वेबसाइट है उसमें मिल जाएगी, आपको बस उसमें ईमेल एड्रेस आपका डालना है और उसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपको सारे नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट से, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नोट्स नहीं करनी पड़ेगी और टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप उसी नोट्स को पढ़ के भी जा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर्स।
हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ा है नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। ठीक है कि मतलब सोशल जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, सो उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा 3-4 मिनट की बस वीडियो है, उसके ऊपर रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला सोशल फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ये काम होता है कि रिस्टोरिंग फॉरेस्ट्री का मतलब देखो, हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे सारी चीज काट देते हैं और उसको मतलब एक तरीके से खाली कर देता है। तो ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स क्या करते हैं, ये वापस से उसको रिस्टोर करते हैं, मतलब वापस से वहाँ पे पेड़ पौधे सब चीजें लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, पेड़ काटते हैं और वो सारे पेड़ पौधों को लगा देते हैं। तो सबसे पहला उनका ये काम होता है। स्प्रेडिंग वेजिटेशन टू इनहेंस एरिया अंडर फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वेजिटेशन मतलब हरियाली, जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो क्या करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, मतलब फैलाते जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आ जाए। थर्ड चीज है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एफॉरेस्टेशन। देखो, जब पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ लगाने के लिए कुछ ज़रूरतें होती है, मतलब कुछ लोगों की ज़रूरतें होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई तुम पेड़ पौधे लगा दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं हम उन पीपल को क्या कर देते हैं, रोजगारी दे देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंकरेजिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री, सो दैट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो फोर्थ पॉइंट जो सोशल फॉरेस्ट्री का है या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर करता है, वो ये करता है कि वो क्या करता है बच्चों, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ना, तो वो क्या करता है, उन्हें मतलब और पेड़ पौधों को लगाता है कि मतलब जो भी हम पेपर इंडस्ट्री, मतलब आप ये देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं पेपर के कोई पेड़ के थ्रू बना ही होगा। ठीक है, पेड़ काट के बना होगा। तो ये जो सोशल फॉरेस्ट्री ये यही कहता है कि जो भी चीज़ बनी है, ठीक है, मतलब जो भी पेपर इंडस्ट्री या फिर मैच इंडस्ट्री, इनको बनाने के लिए जो पेड़ पौधे की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें क्या करो, और उनका मतलब प्रोडक्शन को और बढ़ा दो पेड़ का, मतलब और उसके बीजे बो, और वैसे टाइप के जो ट्री है उनको और उगाओ। ठीक है, तो बस मेन जो मोटो है वो यही है, और इसके साथ यहाँ पे लिखा है सो दैट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट डज नॉट गेट अफेक्टेड, कि जो पहले से जो फॉरेस्ट है उनको कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही क्या करते जाओ, पेड़ पौधे लगाते जाओ कि आपकी पेपर इंडस्ट्री और मैच इंडस्ट्री का जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए। फिफ्थ पॉइंट है इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज मीटिंग द इंकरेजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिम्बर एज वेल एज फायरवुड। देखो बच्चों, कुछ ट्रीज ना मतलब जैसे आप टिम्बर के लिए हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, फायरवुड के लिए हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है। तो वापस से ये पॉइंट यही कह रहा है कि जो भी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज है उनको क्या करो, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करो। ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं टिम्बर की जो हमारी ज़रूरत है और फायरवुड की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं वापस से पूरी हो जाए। तो वापस से क्या करो, उस पेड़ पौधों को वापस से लगाओ और उसे ग्रो करो, कि हमें फ्यूचर में भी टिम्बर और फायरवुड का यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये जो 5 पॉइंट है, ये स्पेशली सोशल फॉरेस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो मैंने वही 5 पॉइंट लिख दिए हैं कि क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये 5 पॉइंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या है, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बिंग कॉमर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो बिंग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी। और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो। आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी,
रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एंड मेक मनी के बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है और कॉन्टैक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो, बस फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12 के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। सो दोस्तों केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, सिर्फ क्लास 12th के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पूरा पीडीएफ मिलेगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज़ प्रोवाइड करके दिए हैं जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा। आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा। आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दिया। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप वापस एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जाम्पल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर पीडीएफ का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। सो आपको अगर इस हॉर्नबिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर। सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या मैक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बीइंग कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस पीडीएफ को खोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, सो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को और एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, या आप मैनुअली इसे जाके लिख सकते हो आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो कि है ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, अदरवाइज़ आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ईमेल अस का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईजी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ बताएंगे उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी 1 हफ्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते-करते, 2 हफ्ता लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा। हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी। अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्जांपल आपने क्लास 12th में क्लिक किया तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, केस स्टडी में पहुँच जाओगे, यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो क्लिक यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे, आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो विस्टा,
इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया इंग्लिश के। सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगो में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुंच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए। आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बिंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। फिर यहाँ से वही नोट्स का अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई बुक्स को डाउनलोड करना अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे। ठीक है, केस स्टडी पढ़ना है, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बहुत और भी अच्छा है। ठीक है, ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिजनेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में और बस आपको एंटर कर देना है। तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ क्लिक करना है, आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी थी। होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।